हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं नंदलाल विश्वकर्मा, नंदलाल स्टडी रिसर्च सेंटर फिर से आपका स्वागत करता हूं। श्रीमान, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज हम एक नई भर्ती के बारे में बात करेंगे जो कि असम राइफल में ट्रेडमैन पदों पे भर्ती जो निकल के आई है। क्लियर हुआ? इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जो कि आप यहाँ देख रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें हमने ये बताया था कि उस टाइम शॉर्ट नोटिफिकेशन आए थे। शॉर्ट नोटिफिकेशन आने के कारण उसमें डेट नहीं दे रखा था कितने तारीख से फार्म अप्लाई स्टार्ट होने, लेकिन अब 6 जून 2022 से फार्म स्टार्ट हो गया है। क्लियर हो? अब फुल नोटिफिकेशन के बारे में देखिए। फार्म अप्लाई से पहले इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा दोस्त, काफी हेल्पफुल होने वाला है। हेल्पफुल होने क्या, इसकी पूरी पोस्ट डिटेल कैटेगरी वाइज समझ लेंगे, क्या क्या वैकेंसी है। फिजिकल सबसे पहले इसमें मेन पॉइंट है, कमेंट हमने यहाँ पे लिखा है कि सर फिजिकल या फिर रिटर्न कहां पर होगा। अगर आप असम से हो तो क्या असम में होगा, या फिर यूपी से हो तो क्या यूपी में होगा। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, सर मैं यूपी से हूं या फिर बिहार से हूं या एमपी से या फिर अदर स्टेट से हूं, तो क्या मैं इस फार्म को अप्लाई कर सकता हूं। पूरी लास्ट तक देखिएगा दोस्त, समझेंगे। इसके साथ साथ एक और है, क्या एक से ज्यादा पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि सपोज आप राइफलमैन आर्मर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके साथ हवलदार कलर का भी पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा दोस्त, काफी हेल्पफुल होने वाला होगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब एक बार जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्त। ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ पे मैं आपको बता दूं टोटल पोस्ट इसके 1380 रहने वाले। ये तो क्लियर होगा, हमने पहले वीडियो में बता दिया था, ठीक है। तो 1380 पोस्ट रहने वाले हैं। अप्लाई डेट की मैं बात करूं तो 6 जून से अप्लाई स्टार्ट है, यानी कि आज के दिनांक, और 20 जुलाई 2022 तक रहने वाले हैं। क्लियर हुआ? लगभग आपको कोशिश करना है कि 15 जुलाई तक फार्म को अप्लाई ऑनलाइन कर देना है। क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ अप्लाई फीस की बारे में बात कर ले। देखिएगा, जनरल कैंडिडेट अगर आप हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो मात्र उनके लिए 100 रुपया शुल्क है। बाकी अदर जैसे कि एससी हो गए, एसटी हो गए, ठीक है, या फिर फीमेल कैंडिडेट हो गए, उनके लिए फीस नहीं है। क्लियर हुआ? केवल जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए। चलिए दोस्त, यहाँ पे देख लीजिएगा, एज के बारे में बात करते हैं। ये ध्यान से सुनिएगा दोस्त, एज में बात करूं तो 1 अगस्त 2022 की आपको गणना की जाएगी। जो उम्र की गणना है 1 अगस्त 2022 से गणना की जाएगी कि आपका वर्ष 18 होना चाहिए मिनिमम, और लास्ट 18 23 होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आपको पता है, देखिएगा यहाँ पे मैं आप बता रहा हूँ, नॉर्मल तो 18 से 23 है, यानी कि मैं जनरल कह सकता हूँ। जनरल कैंडिडेट के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 23 है। वो कितने कितने बीच बर्थ होना चाहिए उनका। अगर उनका बर्थ 1/8/1999 से लेके 1/8/2004 के बीच में डेट ऑफ बर्थ हुआ हो तो इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। कौन? जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर वही अब बात करें सर ओबीसी के लिए, तो देखिएगा आयु में छूट दिया गया जो कि ओबीसी के लिए 3 साल है, और एससी और एसटी कैंडिडेट है उनके लिए 5 साल छूट है, ठीक है। तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए इसमें ध्यान दीजिए, इसमें से 3 कम कर लीजिए, यानी कि 1/8/1996 अगर से लेकर 1/8/2004 के बीच जिनका कैंडिडेट ओबीसी कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ है तो फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ? और एससी एसटी की मैं बात करूं तो एससी एससी में देखिएगा, अब 5 साल कम कर लीजिए, 1/8/1994 से लेकर 1/8/2004 के बीच में अगर जिन भी ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ है तो इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा। आपका डेट ऑफ बर्थ के साथ बताइएगा दोस्त। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां से बहुत से कैंडिडेट को ये डाउट था आज भी कि सर पहले फिजिकल होगा या फिर रिटर्न होगा, या फिर फिजिकल होगा तो कहां होगा, तो ये हम आगे बताएंगे। लेकिन यहां पे ये दे रखा है कि फिजिकल डेट 1 सितंबर 2022 से रैली अपना करा दी जाएगी, यानी कि आपको यही कंफर्म कर लेना चाहिए कि सबसे पहले क्या होगा, फिजिकल होगा। वो फिजिकल कहां होगा मैंने यहां दिखा रखा है, सब बताएंगे। पूरी लास्ट तक देखिएगा दोस्त, काफी हेल्पफुल होने वाला होगा आपके लिए। सारे समस्याओं का हल इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। सभी कमेंट को उठाया गया। देखिएगा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका। सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत से कैंडिडेट कहते हैं पहले टेस्ट होगा या क्या होगा, तो यहाँ पे सिंपल यही प्रोसेस यही रहेगा सेम। पहले क्या होगा, दौड़ होगा, उसके बाद से पीईटी हो गया यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। क्लियर हुआ? उसके बाद ट्रेड टेस्ट आपका होगा, टेस्ट, और उसके बाद से रिटर्न, तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब मेडिकल। क्लियर हुआ? तब लास्ट में फाइनल, उसके बाद से आपका सिलेक्शन। क्लियर हुआ? अब देखिएगा, फिजिकल एलिजिबिलिटी से हम जाने से पहले थोड़ा पोस्ट डिटेल के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। ये बाद में समझेंगे, फिलहाल हम पोस्ट डिटेल के बारे में समझ लेते हैं कि भाई एक्चुअली में किस पोस्ट के लिए फार्म अप्लाई स्टार्ट हुआ है। क्लियर हुआ? देखिएगा दोस्त, यहां मैं आपको बता दूं स्टेट वाइज वैकेंसी है, अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग क्या हुआ सीटें रखी गई है, कैटेगरी वाइज अलग अलग भर्ती है। क्लियर हुआ? तो पहले पोस्ट देख लीजिएगा। अगर आप पोस्ट हवलदार कलर के लिए फार्म अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता आपके पास 10वीं पास होना चाहिए, प्लस या आप इंग्लिश में टाइपिंग आपको आना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, ठीक है। या फिर यहां पे और लिख दो, अथवा आप हिंदी में टाइप कर लो 30 वर्ड पर मिनट। मेरे कहने के हिसाब से ये रहेगा, आपको बहुत बेहतर रहेगा। कौन सा? इंग्लिश का। इंग्लिश में ही टाइप आप करो, 35 वर्ड पर मिनट करना पड़ेगा। किसके? अगर आप हवलदार कलर के लिए फार्म अप्लाई कर रहे हो तो 10वीं के साथ आपको 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइप कर, या आप यहाँ पे ध्यान दीजिए दोनों नहीं करना है, किसी में एक, या फिर इंग्लिश या फिर हिंदी। अगर हिंदी में करना चाहते हो तो आप
30 वर्ड पर मिनट। क्लियर हो? चलिए दूसरी बात कर ले हम, अगर हवलदार ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन ऑपरेटर के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो दोस्त, तो उसके लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, या सिंपल कह सकते हैं, या फिर और कर सकते हैं 10वीं के साथ आपको आईटीआई पास होना चाहिए। क्यों सर? इन रिलेटिव ट्रेड में, जैसे कि आप रेडियो ऑपरेटर या फिर लाइन ऑपरेटर से अपने क्या आईटीआई कर रखे हो और आपके पास 10वीं है, तो भी इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर 12वीं पास है तो भी इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट को ये डाउट हो रहा होगा, सर मेरा 12वीं मैथ्स है या फिर 12वीं साइंस ले लो, बायो से ले लो, ठीक है, या फिर 12वीं आर्ट से ले लो, तो क्या मैं इस फार्म को अप्लाई कर सकता हूं? जी बिल्कुल, यही क्लियर कर लीजिए, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल नोटिफिकेशन में दे रखा है कि केवल 10+2 पास होना चाहिए, या फिर आपको आईटीआई है, 10वीं पास है कौन से स्टेट से, तो भी फार्म अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिएगा तीसरे नंबर की बात करूं मैं, राइफलमैन आर्मर, और चौथे नंबर राइफलमैन बार्बर और राइफलमैन लेबोरेटरी असिस्टेंट, ठीक है, लेबोरेटरी असिस्टेंट, या फिर राइफलमैन नर्सिंग, या फिर राइफलमैन वाशरमैन, इन सभी 3 से लेकर 7 तक इन सभी पोस्टों के लिए कि मात्र आपको 10वीं पास होना चाहिए। क्लियर हुआ? मात्र आपको 10वीं पास कैंडिडेट हैं अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी एक कैंडिडेट होंगे कि सर मैं 10वीं पास संस्कृत से किया हूं, या फिर आर्ट से कर रखा हूं, या फिर मैथ से कर रखा हूं, या फिर साइंस, तो क्या मैं इस फार्म को अप्लाई कर सकता हूं? जी आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से हो तो उससे मतलब नहीं है, आप इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्त, ठीक है। चलिएगा यहाँ 8वीं नंबर पॉइंट देखिएगा, मैंने रेड कलर पे कुछ अलग लिख रखा है, यानी कि कुछ अलग पॉइंट है। यहाँ पे क्या है, वारंट ऑफिसर रेडियो मैकेनिक से अगर आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 10+2 यानी कि 12वीं होना चाहिए, या 10वीं के साथ डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। रेडियो मैकेनिक में अगर आईटीआई डिप्लोमा, सॉरी आईटीआई तो इसमें है, डिप्लोमा आप कर रखे हो 10वीं के बाद, तो भी इस फार्म को अप्लाई कर सकते हो, या फिर 10+2 आपके पास हो तो भी इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा? वारंट ऑफिसर रेडियो मैकेनिक के पद के लिए। क्लियर हुआ? चलिएगा 9 नंबर बात कर लेते हैं, वारंट ऑफिसर वेटरनरी असिस्टेंट के लिए आप क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? इसके लिए 10+2 12वीं पास होना चाहिए। इसके साथ एंड, यहां पे दे रखा है एंड 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसमें? इसमें वेटरनरी असिस्टेंट के रूप में आपको 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसके साथ? 12वीं के साथ। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिएगा 10वीं नंबर हम बात कर लेते हैं, सर नायब सूबेदार के लिए क्या होना चाहिए? अगर नायब सूबेदार, इसमें आपको मैं बता दूं ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों पोस्ट के लिए फार्म अप्लाई है, ठीक है। तो यही है, ग्रुप बी का आया है नायब सूबेदार का। नायब सूबेदार के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आप कहेंगे सर पॉलिटिक्स है या फिर मतलब किसी भी सब्जेक्ट से आप पास हो, लेकिन ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। क्लियर हुआ? चलिएगा इससे पहले एक बार थोड़ा स्क्रीन पे चलते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पर, उसमें हम ये समझेंगे किस स्टेट में कितने वैकेंसी रखी गई है। चलिए दोस्तों, जैसे कि आपने देखा ये वैकेंसी स्टेट वाइज है। क्लियर हुआ? जैसे कि आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में 123 पोस्ट है, ठीक है, और वहीं चंडीगढ़ की मैं बात करूं तो चंडीगढ़ में 32 है, और वहीं पे महाराष्ट्र में 47 है, गुजरात में 50 ओनली, ठीक है, और ऐसी करके हरियाणा में देख लो 14 पोस्ट है, ठीक है। ऐसी करके आप नीचे भी और देख सकते हो, नीचे लास्ट में आप देख सकेंगे, यहाँ पे देख लें, यहाँ देखिए केरला में 39 है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में 26 पोस्ट है, कर्नाटक में 51 पोस्ट है, ठीक है, और नागालैंड से मैं बात करूँ तो नागालैंड में 115 पोस्ट है, ठीक है। तो इन सभी पोस्टों को ऐसे कर करके आपका पूरा लास्ट पोस्ट कितना आया दोस्त देखिएगा, यहाँ पे यहाँ आप देख सकते हो 1380 पोस्ट, यही टोटल पोस्ट 1380 निकल कर स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट हैं। क्लियर? चलिए दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने मोबाइल की स्क्रीन पे डायरेक्ट देखा कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी रखी गई है। क्लियर हो? एक कैटेगरी वाइज के हिसाब से अलग अलग स्टेट में अलग अलग पोस्ट रखी गई है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आगे हम सिलेबस थोड़ा देख ले। सिलेबस देख, इसमें क्या था कि देखिएगा आपको 100 प्रश्न रहेंगे, ठीक है, और 100 नंबर का रहेगा, यानी कि 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क का रहेगा। क्लियर हुआ? 2 घंटे टाइम रहेंगे, नो निगेटिव मार्क रहेगा। ये कंफर्म अभी नहीं है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आया उस नोटिफिकेशन में डायरेक्ट सिलेबस की बात कहीं नहीं की गई है दोस्त। ये मैं भर्ती पुराने 2019 के अकॉर्डिंग में बता रहा हूं कि आपका क्या रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क का रहता है, जिसमें कि जीके से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 और इंग्लिश से 25 क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। बहुत से कैंडिडेट कहते हैं सर टेस्ट का नंबर जुड़ता है। जी बिल्कुल नहीं, सिंपल नोटिफिकेशन में देख रखा है कि वहां पे टोटल का कोई भी मार्क नहीं जुड़ता है या फिर कोई मार्क नहीं रहेगा। क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। देखिएगा कमेंट में आने से पहले हमने एक बात किया था फिजिकल एलिजिबिलिटी के। फिजिकल एलिजिबिलिटी मतलब जैसे कि आपको मैंने बताया था कि फिजिकल सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले दौड़ होगा। तो दौड़ क्या होगा तो देख लीजिएगा, 5 किलोमीटर 24 मिनट में अगर मेल कैंडिडेट हैं तो उनके लिए केवल क्वालिफाई करना होगा। सेम अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में क्वालिफाई करना होगा। क्लियर हुआ?
देखिएगा इसके साथ साथ फिजिकल में कुछ और थोड़ा छूट दी गई। अगर आप लद्दाख रीजन से और मेल कैंडिडेट के लिए है तो उनके लिए दोस्त मैं आप यहाँ दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में क्वालिफाई करना है केवल लद्दाख जोन के लिए। जो लद्दाख रीजन से जो कैंडिडेट है मेल कैंडिडेट के लिए, उनके लिए जो फिजिकल है 1.6 किलोमीटर होगा, 8.5 मिनट में क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। और वही जो फीमेल कैंडिडेट है लद्दाख रीजन से, उनके लिए 800 मीटर रनिंग होगा 4 मिनट में, ठीक है। तो उनके लिए छूट दिया गया, लेकिन बाकी अदर वाले के लिए क्या हो 5 किलोमीटर 24 मिनट में, 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में फीमेल कैंडिडेट का। क्लियर हुआ? ये तो रहा अपना फिजिकल एफिशिएंसी। लेकिन हाइट की मैं बात करूं, हाइट में बहुत ज्यादा दिक्कत है। हाइट देखिएगा दोस्त, पोस्ट वाइज के हिसाब से अलग अलग हाइट रखी गई। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर हवलदार ऑपरेटर के लिए फॉर्म अप्लाई करो तो उनके लिए हाइट अलग है, थोड़ी कम होगी या फिर ज्यादा होगी। फिर से बार्बर के लिए कुछ ज्यादा हो गया फिर कुछ कम हो। तो ऐसे प्रकार के इनकी हाइट में जैसे मैंने ये दिखा रखा है कि हाइट 170 भी है कई पोस्ट के लिए, 162 भी है मेल कैंडिडेट का। ऐसे फीमेल का चेस्ट की मैं बात करूं तो नॉर्मल 80 भी है, 85 भी है, ठीक है। और 76 भी है, 81 है। फीमेल कैंडिडेट में 157 से लेकर 147 तक है। वो कहाँ है? चलिए नोटिफिकेशन मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं। जैसे कि हाइट क्राइटेरिया के बारे में हम समझ लेते हैं, पीएसटी की हाइट के बारे में। देखिएगा, अगर आप नायब सूबेदार, ठीक है, रीजन टीचर, वारंट ऑफिसर, वेटेनियर असिस्टेंट, वारंट ऑफिसर, रेडियो मैकेनिक, हवलदार, रेडियो ऑपरेटर, राइफलमैन, नर्सिंग असिस्टेंट, राइफलमैन, लेबोरेटरी राइफलमैन असिस्टेंट, लेबोरेटरी राइफलमैन, राइफलमैन, वाशरमैन, इन सभी के लिए कैंडिडेट का फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो आपके लिए देखिएगा जनरल हो गए, ठीक है, या फिर ओबीसी हो गए, या फिर ईडब्ल्यूएस। तो इन सभी कैडेट के लिए अगर आप हो तो आपकी हाइट 170 होनी चाहिए, नॉर्मल चेस्ट 80 और फुला के 85 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर। अब देखिए बी नंबर कॉलम देखिए, बी में क्या है कि अगर गढ़वाली हैं या फिर कुमाऊं हैं, गोरखा हैं, ठीक है, या मेघालय है, हिमाचल है, या इन सभी कश्मीरी ले लद्दाख से, तो इन सभी कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर रहने वाला है। क्लियर हुआ? और चेस्ट तो आपको पता है नॉर्मल 78 और फुला के 83 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। अब नीचे देखते हैं, नीचे में क्या है, 20 नंबर कॉलम देखिएगा, यहाँ पे देख रखा है कि अगर आप नायब सूबेदार ब्राइज एंड रोड कैंडिडेट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 170 हाइट और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि मेल फीमेल दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ पोस्ट में फीमेल का नहीं है, कुछ पोस्ट में फीमेल का है, ठीक है। तो मेल कैंडिडेट का नॉर्मल 80 रहेगा और फुला के 85 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? और वही आप देख लिए फिर से गढ़वाली, कुमाऊं, गढ़वाली, सिक्किम, ले लद्दाख और से रहे तो 105 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155, ठीक है। तो ये है कुछ, ये अपना कुछ इस प्रकार का देख लीजिएगा। एसटी कैंडिडेट के यहाँ, इसमें एसटी कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर है, फीमेल के 150। अब यहाँ पे 21 कॉलम नंबर देख लीजिएगा दोस्त, 21 कह रहा है कि पीएसटी में अगर हवलदार कलर के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं दोस्त, यहाँ पे सिंपल क्या दे रखा है देखिएगा, हवलदार कलर के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए जनरल हो गए या फिर ओबीसी, ठीक है, या फिर ईडब्ल्यूएस। तो इनके लिए हाइट 105 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155। जो मेल कैंडिडेट का चेस्ट रहेगा 77 से लेकर 82, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाना होगा, ठीक है। देखिएगा बी नंबर में छूट क्या मिली है, जो गोरखा है, कुमाऊं है, गढ़वाली, इन सभी के लिए 162.5 रहेगा और फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर, 77 से 82, ठीक है। और यहीं पे एसटी कैंडिडेट के इसके लिए, एसटी कैंडिडेट में देखिएगा 162.5 सेंटीमीटर रहने वाला है। क्लियर हो दोस्त? तो ये सब है क्राइटेरिया। और यहाँ पे फीमेल के लिए भी है थोड़ा, फीमेल कैंडिडेट के लिए जो पैरामेडिकल के लिए, उनके लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 157 और वहीं पे कुमाऊं गढ़वाली के लिए 155 सेंटीमीटर रहने वाले हैं, और एसटी कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर और नॉर्थ जोन के लिए 150 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। इन सब का लिंक टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने मोबाइल की स्क्रीन पे देख लिया, अब थोड़ा यहाँ बात कर लेते हैं कमेंट की तरफ। कमेंट देखिएगा, फिजिकल सर रिटर्न कहाँ पर होगा? फिजिकल रिटर्न दे के लिए मैं आपको दोस्त बता दूं, इन असम में ही होगा, वो भी 4 स्टेट जगह होगा। क्लियर हुआ? जो भी असम में आपको, आप सोच रहे हो कि सर मैं यूपी से हूँ या फिर अदर स्टेट से हूँ या बिहार से हूँ, फॉर्म अप्लाई कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या मेरा जो रिटर्न होगा या फिर फिजिकल होगा मेरे सिटी सेंटर में ही होगा क्या? नहीं जी, बिल्कुल गलत है। नोटिफिकेशन में सिंपल दे रखा है कि आपका जो फिजिकल है वो असम और नागालैंड के सेंटर में ही होगा। 4 ABCD करके है, 4 जगह जोन है। तो आपको यानी कि फिजिकल असम में ही जाना पड़ेगा और नागालैंड क्षेत्र में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश वो सब साइड पूर्वी क्षेत्र का एरिया है, ठीक है। तो आपको वहां जॉब लोकेशन भी आपका वही रहने वाला है। क्लियर हो दोस्त? देखिएगा दूसरी नंबर पॉइंट करें, सर मैं यूपी से हूँ या एमपी से हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ या फिर अदर स्टेट से हूँ, क्या मैं इस फार्म को अप्लाई कर सकता हूँ? जी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया भरी, लेकिन भले ये स्टेट वाइज पोस्ट है। अगर आप यूपी से हो तो यूपी में जितना पोस्ट रहेगा उसी से फाइट होगा, ठीक है, न कि हरियाणा वाले से होगा, न कि उत्तराखंड से। तो फार्म सभी स्टेट के लिए, सब पूरे भारत के लिए आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तीसरे नंबर पॉइंट की बात करें, क्या एक से ज्यादा पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर हुआ? आप केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर, अगर आप हवलदार क्लर्क के लिए पोस्ट अप्लाई कर रहे हो तो राइफलमैन, बार्बर के लिए पोस्ट नहीं अप्लाई करेंगे दोस्त। क्लियर हुआ? किसी भी एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा ये सारे हम कमेंट को सभी डिटेल पढ़े, पूरी लास्ट प्रोसेस लास्ट तक समझे। इसकी अगर आप बोलोगे फिर से एक नेक्स्ट एक और वीडियो रहेगा, कौन सा कमेंट आप करोगे, कोई भी कमेंट सेशन को लेकर या फिर सिलेबस को लेकर या फिर
अपना कट ऑफ को लेकर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्त वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की भर्ती आपको हर प्रकार नोटिफिकेशन दी जाती है, वो भी 100% प्रमाणित के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।